Hello students, and again welcome to our economics class. In today's class we study about the income method for the measurement of national income. आज हम बात करेंगे इनकम मेथड कि हम किसी इकोनॉमी के अंदर इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम का मेजरमेंट हम करते हैं। अब इनकम मेथड हमारे को नाम से पता चल रहा है जैसे कि हम किसी इकोनॉमी के अंदर जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो क्या इनकम गेन कर रहे हैं, हम उसके भी पर नेशनल इनकम का यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। और ये सबसे इजी मेथड है फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और सिंगल मेथड है जिससे कि हम डायरेक्टली एनआई मतलब एनएनपीएफसी को फाइंड कर सकते हैं। हाउ वी कैन फाइंड बीसी? फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे फाइंड करें एनडीपीएफसी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सिंपली आपको याद रखना है तीन चीज। कैसे फाइंड करेंगे आप? सीओई plus OS plus MI. COE means compensation of employees, OS means operating surplus and MI means mixed income of self-employed. अगर हम तीनों का सम करते हैं तो हमारे को क्या फाइंड होगा? NDPFC, which is the domestic income. Or if you like to calculate national income, we have to add NFIA to NDPFC. जिससे हमारे को पता है डोमेस्टिक इनकम हमारे लिए क्या होता है? एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम हमारे लिए क्या होता है? एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या बनेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड प्लस एनएफआईए। ये चार कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। इफ वी ऐड दीस फोर कंपोनेंट्स we can find out national income और एनएनपीएफसी। अब इन चारों कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है ये भी हमारे को अगर हम ध्यान से देखें, कंपनसेशन मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसके वर्क का क्या कंपनसेशन उसको मिल रहा है। अगर हिंदी की बात करूं तो उसको क्या प्रतिफल मिल रहा है, क्या रिवार्ड या क्या रिटर्न मिल रहा है उसको उसके वर्क का। अब कंपनसेशन की अगर बात करते हैं तो किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेशन जो मिलता है वो तीन तरीके से होता है। क्या होता है उसमें? कंपनसेशन इन कैश, कि उसका जो वर्क है उसका क्या रिवार्ड उसको कैश फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। सिंपल अगर हिंदी बोले तो क्या उसको नगद में मिल रहा है, कैश में क्या मिल रहा है उसको। अब कैश में उसको क्या क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज कैश में मिलता है, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस एक्सेट्रा। All these he get in the form of cash and all these are the part of compensation in cash. Second हमारे लिए होता है compensation in kind. Kind means in the form of services. कि जब भी एम्प्लॉय वर्क करता है तो उसका एम्प्लॉयर बहुत सारे बेनिफिट्स उसको इन सर्विसेज फॉर्म में प्रोवाइड करता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे हम देखो कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको रहने के लिए मकान मिल जाता है, कभी गाड़ी मिल जाती है, वाईफाई फ्री में मिलता है, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन होता है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज होती है। ऑल दीज थिंग्स ही गॉट इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन इन काइंड। व्हाट आर इट्स एग्जांपल? रेंट फ्री अकोमोडेशन, किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर क्या करता है? रहने के लिए मकान दे देता है, फ्री कन्वेंस आने जाने के लिए कन्वेंस, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन एक्सेट्रा। ऑल दीज आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ काइंड, इट मींस सर्विसेज। थर्ड इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर क्या एक्सपेंडिचर करता है। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, सामाजिक सुरक्षा हिंदी में बोले तो, कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सामाजिक सुरक्षा पर सोशल सिक्योरिटी पर क्या एक्सपेंसेस कर रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हम काउंट करते हैं इट्स ओनली ऑफ द एम्प्लॉयर नॉट द एम्प्लॉय। इसका हम काउंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर का एक्सपेंडिचर कर रहा है अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी पर, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट पेंशन एक्सेट्रा। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी देता है, उसके प्रोविडेंट फंड में मनी डिपॉजिट करता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवाता है। ऑल दीज आर कम्स अंडर द सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि हमारे को इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि हमारे को सिर्फ एम्प्लॉयर का पार्ट इसके अंदर इंक्लूड करना होता है, नॉट द एम्प्लॉय। किसका पार्ट हम इंक्लूड करेंगे? एम्प्लॉयर का, नॉट द एम्प्लॉय। लॉजिक कि हम एम्प्लॉय का पार्ट लेते हैं तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से वो एक्सपेंडिचर करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता, उसके लिए एक तरह से क्या हो गया वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय हिज अर्निंग इनकम। तो यहाँ पर हमारे को ध्यान देने वाला बात है, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा आता है
सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय, तो हम कभी भी उसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए वो कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रहा है उसके बाद का वो एक्सपेंसेस का रहा है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 कंपोनेंट हो गए हमारे पास, कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड एंड थर्ड वन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। इसमें एक और चीज हमारे को याद में रखना होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो हम अलग से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ऑल दीज आर इंक्लूडिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड है, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। अगर ऐसा नहीं होता है मतलब कंपनसेशन एम्प्लॉयज नहीं होता है तो इनका सम अप करके हम क्या फाइंड करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सारे आइटम आना कंपलसरी नहीं, जनरली क्या होता है वेजेस एंड सैलरी आपको मिल जाएगा और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एम्प्लॉय, 2 आइटम आपको मिल जाएंगे। आपने इसका सम किया तो आपके लिए क्या फाइंड हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड हम बात करते हैं यहां पर मिक्स, सेकंड हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। द सेकंड वैल्यू इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, व्हाट आर द इनकम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हमारे को क्या इनकम मिल रही है अगेंस्ट अवर प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी अगेंस्ट हमारे को क्या मिलता है, रॉयल्टी, रेंट एंड इंटरेस्ट विच वी रिसीव अगेंस्ट अवर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के मेनली 2 पार्ट होते हैं हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास लैंड, एक होता है हमारे पास कैपिटल। लैंड के अगेंस्ट हमारे को क्या मिलेगा, रॉयल्टी और रेंट, और कैपिटल के अगेंस्ट हमारे को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इन द सिमिलर वे इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप हमारे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सो रॉयल्टी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर हम इन चारों का सम करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कभी एग्जाम में ऐसे भी लिखा हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या होगा हमारे लिए ऑपरेटिंग सरप्लस। डायरेक्टली गिवन हो सकता है हमारे लिए ऑपरेटिंग सरप्लस, और इनडायरेक्ट वे में कभी ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में कभी ऐसा हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस है हमारे पास वो हमारे को उसके पार्ट्स कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, हमने उसका सम कर दिया तो हमारे लिए क्या बन गया, वो ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हमारे लिए प्रॉफिट, जो हम देखते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं यहां पर प्रॉफिट। अब आपको जनरली प्रॉफिट गिवन होता है पर कभी कभी प्रॉफिट्स को भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे प्रॉफिट इक्वल डिविडेंड को प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट की बात करें डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या होता है कि किसी भी फर्म की इनकम का वो पार्ट जो फर्म अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है, इट इज अ डिविडेंड। सेकंड इज कॉर्पोरेशन टैक्स, कि किसी फर्म की प्रॉफिट का वो पार्ट जो गवर्नमेंट को पे करती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कि फर्म के प्रॉफिट का वो पार्ट जो फर्म अपने पास फर्दर एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए बचा के रख लेती है, इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो या तो हमारे एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट के सब पार्ट्स कर दे, उसके टुकड़े कर दे, जैसे हमने यहां पर देखा डिविडेंड। सेकंड इज कॉर्पोरेशन टैक्स। अब इस कॉर्पोरेशन टैक्स को प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है, बिजनेस टैक्स भी बोला जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी बोला जाता है। सिमिलर वे में थर्ड हमारे लिए हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि जनरली रिटेन अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सरप्लस ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से भी आता है। तो प्रॉफिट हमने क्या करा, अगर हमारे को एजिड प्रॉफिट गिवन है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो केवल उसके सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसका सम करेंगे, इट इज अ प्रॉफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कभी कभी क्या होता है हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट में आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब भी हम प्रॉफिट लेते हैं हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है देन वी हैव टू ऐड कॉर्पोरेशन टैक्स इन इट। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो हम क्या करेंगे, उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड कर देंगे विच इज द प्रॉफिट। और कुछ क्वेश्चन के अंदर मैंने देखा है कि कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख दिया जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट्स इक्वल टू द प्रॉफिट। तो कई बार बच्चे मिस्टेक करके क्या कर देते हैं, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, उनको याद आता कुछ ऐसा ऐड करना था, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको याद रखना है प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। तो सेकंड हमने देखा हमारे लिए ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड कंटेंट होता है हमारे लिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको इनकम मेथड के कंपोनेंट का पार्ट भी याद रखना है और साथ में इसका आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी में डिफाइन द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर बात करें वो इनकम जिसको हम फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज अ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझिए फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, वो अपने घर से अपना क्लिनिक ऑपरेट कर रहा है और मंथ के लास्ट में उसको जो प्रॉफिट होता है या उसको जो अर्निंग होती है हम उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो इनकम होता है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इट कांट बी सेपरेट अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इट्स नोन एज द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो हमारा जो इनकम मेथड के तीन कंपोनेंट हमने देखे। पहला हमने क्या देखा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड हमने देखा ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और थर्ड हमने देखा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम तीनों का सम करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देयर सम इज द एनडीपीएफसी। कैसे बनेगा इसका हमारे लिए, एनडीपीएफसी मतलब कि डोमेस्टिक इनकम। इफ वी हैव टू फाइंड NNPFC or national income, how we can find NDPFC plus NFI. So repeat in short again, in the income method we have to calculate NDPFC or domestic income by the sum of compensation of employees plus operating surplus plus mixed income of the self-employed. अगर हमारे को national income में NNPFC फाइंड करना है तब हम क्या करेंगे, NDPFC plus NFI। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज में क्या इंक्लूड हो रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड हो रहा है और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट वी सी व्हाट आर द प्रीकॉशंस और व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। अब इसके क्या लिमिटेशन है, क्या प्रीकॉशंस है जो हमारे को याद में रखना है व्हेन वी यूज दिस मेथड। व्हाट आर द लिमिटेशन, वी सी देम वन बाय वन। Precaution of income method. First is transfer income will not be included. Transfer income is the income which we are receiving without doing any production activity. ये क्या होता है, हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर है कि बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी किए हमें जो इनकम मिलता है, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, डोनेशंस, पॉकेट मनी, चैरिटी, हम जिसके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे, इट नेवर विल इंक्लूड बिकॉज इट इज अनप्रोडक्टिव इनकम। जितने आपके प्रिकॉशन है सबके आपको रीजन भी याद रखने हैं। अगर कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक को इंक्लूड क्यों नहीं होता है। सेकेंड इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जितने सेकेंड हैंड गुड्स हैं हम उनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड्स का फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हुआ था, फर्स्ट टाइम सेल आउट हुआ था मार्केट में, तभी उसको इंक्लूड कर लिया गया था। अगर उसको अगेन अगेन एंड अगेन इंक्लूड करेंगे इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। थर्ड इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जिनका हमारे को शेयर से होता है, बॉन्ड से, डिवेंचर से, इनसे जो इनकम हो रहा है या जो इनकम वैल्यू है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। लॉजिक, it is basically the purely financial transaction and it shows only change in ownership। क्या शो कर रहा है हमारे को, चेंज इन ओनरशिप के ओनरशिप में चेंज हो रहा है। हमने किसी कंपनी का शेयर लिया, एक्स ने वाई को सेल करा, वाई ने जेड को सेल करा, पर सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुआ, सिर्फ उसका जो वैल्यू प्लस या माइनस हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके बायर्स को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, पर इससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होता तो उसको हम एनआई नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। पर इसके साथ हमारे को एक चीज और याद रखनी है कि चाहे वो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, शेयर से, बॉन्ड से, उनके सेल और परचेज पर अगर किसी तरह का कमीशन बनता है, किसी तरह का ब्रोकरेज बनता है तो उसको हमेशा इंक्लूड किया जाता है। रीजन दैट इट इज द प्रोडक्टिव और फैक्टर इनकम and as we know that factor income always include in the measurement of national income. We have some more precautions. Next is windfall gain will not be included. Windfall gain क्या होता है, एक तरह का बोल सकते हैं हिंदी में अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड इनकम। अगर हमारे को ऐसे अनएक्सपेक्टेड इनकम हो रही है उसको भी एनआई में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम लॉटरी, प्राइज वॉन इन द हॉर्स रेस एक्सेट्रा, इस तरह का जो भी इनकम होता है हम उसके एनआई में इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ए ट्रांसफर पेमेंट एंड इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ विंडफॉल गेन। इन सिंपली वी से अनएक्सपेक्टेड इनकम। नेक्स्ट इज इलीगल इनकम। जितनी बार इलीगल इनकम होती है वो भी एनआई में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा।
क्योंकि उसका कोई बेसिक सोर्स हमारे पास होता ही नहीं है। किसी को करप्शन से इनकम हो रहा है, किसी अदर वे में ब्लैक मनी मिल रही है उसको, तो कभी भी एनआई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कभी चीज का शो ऑफ कर ही नहीं पाएगा। और एक तरह का इलीगल इनकम है, कंट्री की जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है उसमें वो कभी भी काउंट नहीं होगा। Indirect taxes, GST will not be included. When we include national income, we always calculate national income on factor cost. We say that net national product at factor cost. जिसको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इवन इनडायरेक्ट टैक्स होता भी हमारे लिए क्या है, एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट है जो इंक्लूड नहीं किया जाता। In the similar way, imputed value of rent of owner occupied houses is included. अगर किसी पर्सन का खुद का मकान है जिसमें वो रह रहा है, अब उसका जो किराया बनता है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि अगर उसका मॉनेटरी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो दे नहीं रहा है किसी को, ये अपनी जगह सही है, पर उसका मॉनेटरी मेजरमेंट हो रहा है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। एक बार वापस रिपीट करते हैं, व्हाट आर देयर प्रिकॉशंस। First one, transfer income will not be included because it's unproductive income. Income from sale of second-hand goods will not be included because value of these goods already included in their production year or first time then they will sold. Third one, income from sale of shares and bonds will not be included because it is only financial transaction and not contribute to any goods or service. Next is commission or brokerage which are paid on the sale and purchase of second-hand goods, bonds, shares, etc. will be included because it is a productive income or factor income. Next is windfall gain will not be included. तो windfall gain क्या होता है, एक तरह का अनएक्सपेक्टेड इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी किसी तरह का नेशनल इनकम अकाउंटिंग में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, उसमें इसको दिखाते ही नहीं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड एंड imputed value of owner occupied houses will be included. So these are the precaution of the income method which you have to keep in mind when you solve the numericals. So students, in today's class we study how we can use the income method, what are their precautions. In the next class we see some numericals. Thank you.